नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड में पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उस पर किसकी जीत होने वाली है, इसके परिणाम भी आज जारी हो जाएंगे। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति का तूफान यानी एनडीए गठबंधन यहां पे लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी 133, शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें तो 46 और एनसीपी भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए। झारखंड में अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए 45 और इंडी गठबंधन की बात करें तो 33 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रायपुर दक्षिण में बीजेपी से सुनील सोनी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ताजा रुझानों में महाराष्ट्र, झारखंड और रायपुर की जो दक्षिण सीट है वहां से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के जो दल है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी दोनों सीटों पर भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये ताजा रुझान आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां झारखंड में रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए 45, इंडी गठबंधन 33, जबकि अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो बीजेपी के सुनील सोनी यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील सोनी 5,636 वोटों से आकाश शर्मा से आगे चल रहे हैं और एमपी की दोनों सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति का तूफान देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन रुझानों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशिकांत जी आपके पास आऊंगी। अगर झारखंड महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों ही जगह भाजपा और जो एनडीए गठबंधन के जो दल है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं रायपुर दक्षिण की सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है जीत हासिल कर पाएंगे? कोमल जी, आपको, अजय जी को, वरिष्ठ पत्रकार जी को सुप्रभात। देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी सभी जगह की जो जनता है, जो मतदाता है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए हम बात करते हैं। देखिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच और तमाम भ्रम फैलाने की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की रही, आप उसका परिणाम अभी आपके समक्ष आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की मातृ शक्तियों ने, युवा शक्तियों ने जो परिणाम दिया है, अद्भुत है। आज ऐतिहासिक दिन है। आज इस देश का एक बड़ा ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद ये जो परिणाम है, जहां इंडी गठबंधन, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन जाग के लगातार संविधान की बात करना और टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्टिवेट करके जनता को भ्रमित करके लोगों को उकसाना, बरगलाने का जो काम किया, उसका परिणाम आपके समक्ष है कि आज क्या स्थिति में महाराष्ट्र में हम हैं, क्या स्थिति में झारखंड में हम हैं, और छत्तीसगढ़ के रायपुर की भी जो रायपुर दक्षिण की सीट है वहां भी क्या बढ़त है। रायपुर दक्षिण के कोटि कोटि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जो रायपुर दक्षिण हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, उन्होंने पुनः उस दावे पे मुहर लगाई है। इसलिए सभी मतदाताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए एक चीज और कोमल जी कहूंगा मैं, ये दायित्व और बढ़ाता है, हमें कर्तव्य का बोध कराता है जब ऐसे परिणाम आते हैं कि जनता आप पे, आपके बातों पे, मोदी जी की गारंटी पे जो अक्षर से विश्वास करती। 2023 के जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के परिणाम आए थे, मोदी जी की गारंटी पे ही प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और जितने हमने वायदे प्रदेश की जनता से किए थे उसको साए साए डिलीवर करने का काम हमने किया। वहीं विपरीत आप देखेंगे, झारखंड की जो सरकार थी, वही आरोप, भ्रष्टाचार, नोटों का बंडल, सारी चीजों हमने देखा 5 साल में। वो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जेल भी गए, तो सारी चीजें थी। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र की जनता के हृदय को समझना कांग्रेस पार्टी भूल कर गई। पुनः
भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने के लिए महाराष्ट्र की जनता को और झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए झारखंड की जनता को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चलिए अनिल सिंह जी, जिस तरह ये तो शुरुआती रुझान है, हालांकि तस्वीरें तो शाम तक स्पष्ट होगी कि आखिर किसे जनता सत्ता की चाबी सौंपेगी। लेकिन शुरुआती रुझानों की बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान है वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ भी आए, समस्त जन समुदाय को जनता जो लोकतंत्र की कहना चाहिए कि जनार्दन है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रणाम करती है। परिणाम हमारे विपक्ष में आए तब भी। सवाल इस बात का है कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, इसलिए इस पे ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि अब हम सबको, चाहे आप हो, चाहे और कोई वरिष्ठ पत्रकार हो, या भारतीय जनता पार्टी के भी जो लीडरशिप है, उसको सवाल इस बात को सोचने का है कि देश है, लोकतंत्र है, संविधान है, तो हम सब हैं। जब कोई भी मसल्स पावर और मनी पावर और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके दलों को खत्म करने का षड्यंत्र चलेगा, चुनाव चिन्हों की लड़ाई चलेगी, उनको छीना जाएगा, प्रभावित किया जाएगा। और नोटों के बंडल का जहां तक बात कर रहे थे, मैं तो तावड़े साहब जो भाजपा के विधायक हैं उनका देखा था महाराष्ट्र में, पता नहीं कौन से नोटों के बंडल की बात कर रहे थे। तो देखिए, चाहे अमेरिका से लेके इंडिया तक जिस तरह से एक बड़े उद्योगपति ने पैसों का खेल किया, कई हजार करोड़ की रिश्वत दी, ये जनता तक, ये बड़े उद्योगपति जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, सरकार उनके लिए पॉलिसीज बना रही है, वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने में उनका साथ दे रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये खाते सीज हो रहे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र को स्वस्थ करने का मानक जो है, स्वस्थ रखने का, वो हम सबका दायित्व है। कांग्रेस पार्टी अकेले वो सब काम नहीं कर सकती है, वो सब में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। इवन हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो पहले लोकतंत्र, और जो हमारे नेता तो शुरू से आजादी के पहले से और आजादी के बाद लगातार अखंड भारत और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी एक पुरोधा, जो बहुत, मैं उनको महान नेता मानता हूं। मैं तो देखिए, किसी भी पार्टी के जो, खासकर वो नेता जो दिवंगत हो गए हैं, चाहे वो सावरकर जी क्यों ना हो, उनको गाली देना पसंद नहीं करता, उनका मुर्दाबाद करना पसंद नहीं करता। जो नहीं है वो हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी जिस तरह से राजधर्म सिखाया या एक नैतिकता की राजनीति सिखाई कि नैतिकता बहुत जरूरी है, ऐसी सत्ता जो दूषित भाव से प्राप्त की जाए उसको चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए, ये अटल जी भी कहते थे। आज के परिदृश्य में देश में जो निशिकांत जी, बहुत बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। इसलिए इस दिशा में भी उसके सुधार का प्रयास सभी दलों को और सभी एजेंसियों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, सभी को करना चाहिए। जी निशिकांत जी, मित्र ने कहा कि सिंबल छीनने का काम किया गया। आपको कोमल जी याद होगा, और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं यहाँ पे, उनको भी ध्यान होगा शायद, इसी महाराष्ट्र के चुनाव में जो परिणाम आज से 5 साल पहले आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को आए थे। उस गठबंधन को तोड़ के कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी ने एक नया गठबंधन बनाया। ये नैतिकता थी इनकी। आज उसी महाराष्ट्र की जनता ने इन सभी कारनामों के मुंह पे तमाचा मारा है। आप जो कह रहे हैं लोकतंत्र की बात आप कैसे करते हैं भैया? देश में लोकतंत्र जीवित है, उसका परिणाम कैसे आता है कि जनता जनार्दन ने जो परिणाम दिया, आशीर्वाद दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे वीर सावरकर का हम सम्मान करते हैं, यही तो कांग्रेस पार्टी है। लगातार इनके शीर्ष नेतृत्व ने कायर से लेके क्या क्या शब्दावली यूज नहीं की, और यहाँ बैठ के वो बात करते हैं हमारे मित्र। विषय ये नहीं है आज, विषय मैं बोला ना, आज बहुत बड़ा दिन है। लोकसभा चुनाव के बाद एक हरियाणा का चुनाव जो था, लेकिन आज इसलिए बड़ा दिन है कि इंडी गठबंधन अपने आप को महाराष्ट्र में बहुत ताकतवर बताने की कोशिश कर रहा था। जब जनता से आप बिछड़ जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं, तो आपको जनता के भाव का अंदाजा नहीं होता। आज देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने हमारे कार्यों पे, हमारे वायदों पे, हमारे नेतृत्व पे भरोसा करके लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है, इसको हम लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपना इंट्रोस्पेक्ट करने की स्थिति में है क्या? तीसरी बार कांग्रेस पार्टी 99 सीट पे, मतलब 100 सैकड़ा पार नहीं कर पाई। 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी महाराष्ट्र में 5वीं या 6ठी नंबर की पार्टी बन के खड़ी।
जी झारखंड में स्थिति निशिकांत जी क्या जी है आपके उसका। पास लौटेंगे। अनिल जी, जिस तरह निशिकांत जी ने भी हरियाणा चुनाव का जो जिक्र किया है, वाकई वो काफी निराशाजनक था, क्योंकि वहां कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी। किसानों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जीत का दावा ठोक रही थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत निकलकर सामने आए। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र, झारखंड या मध्य प्रदेश की ही 2 सीटें हैं, जो रायपुर की 1 सीट है, इन पर भी अगर बात करें तो ऐसी क्या रणनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते मार खाती हुई नजर आई है, क्या इसमें सच्चाई है? जी देखिए, कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल अगर अपने गुटबाजी का शिकार होते तो आपके जैसे जो लोकप्रिय चैनल हैं जिनका नरेटिव सेट था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी जा रही है, बहुत बड़े बड़े विद्वान पत्रकारों ने, मैं समझता हूं जी 99.5% पत्रकारों ने दावा किया था। वो दावा स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। आज आप माने या ना माने, मैं तो देखा हूं और कई बार हम लोग जब स्वस्थ लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, कई बार बैठते हैं, मैं आज के इन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं कह रहा हूं। आप देखिएगा कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत बुरी स्थिति है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, किस तरह से लॉक किया जा रहा है सिस्टम को। जब लोकसभा चुनाव में भी ये 99 सीटों की बात कर रहे हैं, लगातार मुकदमे दर्ज करना, ईडी सीबीआई के छापे मारना, नेताओं को भ्रष्ट कहना, फिर अपने यहां मिला लेना और फिर उन्हीं नेताओं पर जांच 2-2 दिन 4 दिन के अंदर बंद कर देना, कितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। समस्या इस बात की है कि भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम चीजों को समझें तो आप देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तब भी बहुत लोग ऐसे थे जो वजीफा प्राप्त करते थे अंग्रेजों से, आह्वान करते थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए। वहीं कुछ देशभक्त थे जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे थे, जेल भी जा रहे थे। तो एक 90 साल के करीब करीब संघर्ष हुआ, उसके बाद देश को आजादी मिली। तो हमारे देश की जनता देर से स्टार्ट लेती है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट आते आते देश की जनता को समझ में आ गया कि अब अंग्रेजों को यहां रखना ठीक नहीं है, और एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। तो देखिए, वो जनता मूर्ख नहीं थी, सवाल इस बात का है कि जनता देर से स्टार्ट लेती है हमारे यहाँ। तो आज भी जिस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करने का खेल चल रहा है, जो हरियाणा में चला, कई स्टेट्स में चला, कई जगह दमन का चक्र चला, कई जगह हमने देखा कि इंदौर के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके पिता पर 307 23 साल पुराने मुकदमे में फिर रात को उनका बीजेपी ज्वाइन करना, ये सारा खेल, कहीं नामांकन रद्द कर देना, कहीं नेताओं को 18-18 20-20 महीने जेल भेजना, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़े कि आप ये कौन सा एक्ट लेके आए हैं, क्या आप जेल को नियम बनाना चाहते हैं कि जेल अपवाद है, जमानत नियम है। तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस बिटकॉइन को बैन करती है उसको ये चलाते हैं, फिर विपक्ष के नेताओं को फंसाते हैं। ये जो षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, जितनी एनर्जी है सरकार की, वो सिर्फ इस बात के लिए उपयोग की जा रही है कि कैसे विपक्ष का दमन किया जाए। जी निशिकांत जी, क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस, में जी निशिकांत जी, कांग्रेस काफी समय से ये सवाल तो उठाती आई है कि सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग वो भाजपा करती है। जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है या भाजपा पर अगर आरोप लगते हैं तो भाजपा उस नेता को या तो अपनी पार्टी में कर लेती है और फिर वो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। तो कितनी सच्चाई है, क्योंकि काफी समय से ये सवाल कांग्रेस उठाती आई है। कोमल जी, पी चिदम्बरम से शुरू कीजिए, राहुल गांधी तक आइए, राहुल गांधी से शुरू कीजिए, भूपेश बघेल तक आइए, अशोक गहलोत तक आइए, किन पे आरोप नहीं, कितने लोग बेल पे हैं, जमानत पे। राहुल गांधी तो भाजपा ज्वाइन नहीं कर ली, पी चिदम्बरम भाजपा ज्वाइन नहीं कर ली, लेकिन वो बेल पे हैं, उन पर उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? विषय ये नहीं है। देखिए, आज भी कांग्रेस पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहती। भारतीय लोकतंत्र और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तो कांग्रेस बनाया है। किसने बनाया कांग्रेस? कांग्रेस को 1910 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही चलाया। बहुत बड़ा आंदोलन करके अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। कौन सा आंदोलन का नाम बताएंगे जरा? किस कांग्रेसी ने प्राणों की आहुति दी लाला लाजपत राय को छोड़ के? नाम बताइए जरा। आ जाते हैं यहाँ डिबेट में लोकतंत्र की आहुति और लोकतंत्र में, ये विषय ये नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको कोमल जी, चुनाव का पार्टियां लड़ती है और जनता आशीर्वाद देती है। ईडी सीबीआई सब खराब है, मान लिया आपकी बात कि सब खराब है, लेकिन हिंडनबर्ग कोमल जी बहुत बढ़िया है। हिंडनबर्ग का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन वो अच्छा इसलिए है क्योंकि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी को फंडिंग भी होती है, सपोर्ट भी मिलता है, इसलिए हिंडनबर्ग अच्छा है। लेकिन देश की जो एजेंसियां हैं, देश की जो सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसलिए खराब है कि वो भारतीय हैं।
आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नक्शे कदम पर चलने वाली कांग्रेस हमको बोलती, बताइए। विषय ये है कि जनता के बीच में कांग्रेस को प्रतिशत क्यों नहीं मिलता। अभी तो आपने कहा था 2023 में, फलाना है तो भरोसा है, न फलाना रहा न उसका भरोसा रहा, सरकार उखड़ के चली गई। आपकी सरकार थी 5 साल में, क्या आपने ऐसा क्या कारनामा किया कि प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। युवा हुआ निर्वस्त्र, महिलाएं अपनी नौकरी के लिए मुंडन करा रही बालों का। अपराध का गढ़ आपने बनाया छत्तीसगढ़ को, सूखे नशा का गढ़ बनाया छत्तीसगढ़ को। प्रदेश की जनता से आप क्या उम्मीद करते? भ्रष्टाचार का ऐसा आलम था कि आपके सारे अधिकारी जेल में हैं, कुछ लोग बेल पे हैं। अश्लील सीडी के मामले में जिसको मतलब बेल मिला था उसको। जी चलिए निशिकांत जी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, आपने दोनों को सुना है, भाजपा और कांग्रेस को, लेकिन जो फिलहाल जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो है चुनाव, और जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता का भरोसा एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इन शुरुआती रुझानों को? शुरुआती रुझान अभी है तो उस हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर है। महाराष्ट्र से पहले शुरू करते हैं, बड़ा राज्य है, बड़ी ज़्यादा सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन अगर वापस आ रही है, बीजेपी को जिस हिसाब से 137 सीटें रुझानों में दिख रही हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन थे, दोनों आधे आधे सीटों पर लड़े थे और उन सीटों पर लड़कर दोनों ने गठबंधन में सरकार बनाई। फिर सरकार बनाने वाली थी, उनका बहुमत आया था, लेकिन दरार पड़ गई और उद्धव ठाकरे इस सवाल पर अलग हो गए कि मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। अब ये वादा कब ने किए, कब किया, किसने किया, क्योंकि मैंने तो किसी सार्वजनिक मंच से ना तो किसी भी बीजेपी के नेता को न किसी शिवसेना के नेता को ये कहते हुए सुना था कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन खैर, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और उसी महत्वाकांक्षा में उद्धव ठाकरे शायद चाहते थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इसमें गठबंधन के साथ उनका तालमेल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी टूट गई और शिवसेना अलग हो गई बीजेपी से और वहाँ पे शरद पवार और के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ जिसमें शिवसेना से लोग टूट गए और दावा ये किया गया कि शिवसेना इसलिए हम उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह चला गया, अजीत पवार शरद पवार को तोड़कर चले आए, उनके भी चुनाव चिन्ह चले गए। ये बात सही है, राजनीतिक घटनाक्रम है ये। मैं इसको किसी ने किसको तोड़ा और किसको फोड़ा और हर क्रिया के बीच एक प्रतिक्रिया होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर शिवसेना को बीजेपी से तोड़ा गया तो बीजेपी ने भी अगर तोड़ा है तो ये तो राजनीतिक घटनाक्रम है। ये एक दूसरे पर केवल आरोप लगा सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना। मैं लोकसभा चुनाव से लाना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जब परिणाम महाराष्ट्र के आए थे तो ये कहा गया था कि बीजेपी ने जो गठबंधन को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार के गुट को तोड़ दिया, इससे जनता नाराज है। ऐसा नहीं हुआ। अगर यही होता तो वो ट्रेंड विधानसभा में दिखना चाहिए था, लेकिन रुझान में अभी ऐसा कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है। ये साफ लग रहा है। तो ये जाहिर है कि लोकसभा के जो आमतौर पे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं या जोड़ते हैं, वो पिछले चुनाव को ट्रेंड को लेकर चलते हैं। तो लोकसभा के चुनाव को ट्रेंड को लेकर माना जा रहा था कि महाअघाड़ी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी की स्थिति इन मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ तक की स्थिति बहुत खराब है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जनता जो है राज्य के हित को नजर में रख सकती है। जी और सिकंदर जी, जिस जनमत तरह जो हम है, देख रहे हैं दोनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं एनडीए आगे चल रही है तो कहीं कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावों के नतीजों को लेकर, जो कि आज महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उसको लेकर आज जारी किए जाएंगे। तो इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अनिल जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड में जो नतीजे हैं वो इंडी गठबंधन के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो क्या फैक्टर रहे हैं, किन फैक्टर और किन रणनीति के सहारे अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, अगर रिटर्न वापसी होती है तो क्या कुछ मुद्दे या क्या कुछ रणनीति इस बार रही है आपकी? देखिए कोमल जी, दोनों राज्यों में
क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में है, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ तो झारखंड में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस तरह के एक दो दल और हैं, लेकिन छोटे जो स्टेट लेवल के राजनीतिक दल होते हैं इनका भी एक इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात देखिए क्या है कि झारखंड की जनता जो है उसको इस बात का असर पड़ा है कि चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है, मुख्यमंत्री के यहाँ छापे मारो, उनके उस सरकार को अस्थिर करो, तो मेरा ये मानना है देखिए कि तानाशाही इस देश की जनता नहीं सहती। मैं एक विषय पर और आऊंगा कोमल जी। आज आपके लोकप्रिय चैनल पर एक जघन्य पाप हुआ। जघन्य पाप ये हुआ कि देश के लिए बलिदान देने वालों को निशिकांत पांडे जी ने एक तरह से गाली दे दी कि कौन सा कांग्रेसी है जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 7,50,000 से अधिक लोगों ने इस देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी। अकेले भारत छोड़ो आंदोलन में 10,000 से अधिक कांग्रेसी मारे गए। मैं कोमल जी, एक बहुत गंभीर विषय ये है कि अगर उन शहीदों को आज गाली दी जाएगी तो आगे कौन है जो वतन पे मिटेगा? उसको लगेगा इसी तरह फिर कोई पार्टी आएगी, इसी तरह फिर कोई निशिकांत पांडे एक चैनल पर बैठकर शहीदों को गाली दे रहा होगा। तो बहुत दुख की बात है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भले माफीनामा लिखते रहे हों, लेकिन तत्कालीन नेताओं ने अगर कोई एक छोटा सा भी योगदान दिया हो तो उनको भी कहूंगा कि मेरे श्रद्धा सुमन है। जिन्होंने नहीं दिया उनको भी गाली नहीं दूंगा। पर मेरा यह कहना है कि आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो हमेशा देश की आजादी में ये कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ। वजीफा प्राप्त करने वाले लोग उन शहीदों को गाली दे रहे हैं इसलिए सिर्फ क्यों कांग्रेस में क्यों थे? तो क्या किसी राजनीतिक दल में व्यक्ति का जुड़ा होना इतना नैतिकता से परे हमें कर देगा कि उनको हम गालियां देने लगेंगे कि साहब इनके हम प्राणों की आहुति को नहीं मानते? वो जो जवान आज अपनी जान मुट्ठी पर लेकर चाहे बॉर्डर पर लड़ रहे हो, चाहे कई ऐसी गुप्तचर एजेंसियों के लोग हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर देश के लिए काम कर रहे हैं, जी निशिकांत जी, ये बहुत दुखद बात है। इस तरह की बातें भारतीय जनता जी पार्टी वाकई काफी जी शहीदों का अपमान ना हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही आप वाकई। लेकिन निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं। जी अनिल सिंह चौहान जी, थोड़ा सा ना मर्यादा रखिए। किसी एक व्यक्ति को मैंने गाली नहीं दी। आपकी की जरूरत है। आपकी महात्मा गांधी देश की सद्भावना के लिए नहीं मारे गए क्या? इंदिरा गांधी सद्भावना के लिए नहीं मारी गई क्या? राजीव जी की शहादत नहीं हुई? आप एक लोकप्रिय चैनल पर इस तरह की और आप चाहते हैं कि आप मुझे दबा देंगे? तो निशिकांत जी ना दबाएंगे, झूठ बोलोगे दबाएंगे, झूठ बोलने का काम है गाली। सच है। इस लोकप्रिय चैनल के दर्शक भी इस चीज को, आपकी विद्वता को देख रहे हैं कि आज आप राजनीति में अनिल जी आपने जो सवाल उठाए हैं, जो वाकई जो गंभीर मुद्दा है शहीदों का जो आपने उठाया है, उस पर जो निशिकांत जी ने बयान दिया, एक बार उनकी सफाई सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी निशिकांत जी। कोमल जी, मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैंने कहा कांग्रेस का कोई एक बड़ा नेता बताइए जो लाला लाजपत राय को छोड़ के अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो काला पानी पाया हो, एक का नाम नहीं बता पाएंगे। और जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो सारे कांग्रेसी नहीं थे। अनिल सिंह जी, ये है कि नहीं है? सारे कांग्रेसी ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये कहना चाहते हैं आप? विषय ये है कि जो शहीदों को गाली देने की बात कही गई, चलिए निशिकांत जी, अनिल जी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा आज चुनावी नतीजों को लेकर आज हम चर्चा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी 10 सेकंड जवाब देना पड़ेगा। जी निशिकांत जी। कांग्रेसियों ने अपनी शहादत, मर्यादा का ध्यान रखिए निशिकांत जी। देश पे मिटने वालों को आहत मत करिए। इसलिए अनिल सिंह जी सुनिए पहले। कोमल जी, ये तरीका बिल्कुल नहीं। जी अनिल जी एक बार निशिकांत जी की बात सुन लेते हैं। जी अनिल जी एक बार निशिकांत जी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा आपने भी उठाया, तो एक बार उनकी सफाई भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा सेना और शहीदों को अपमान करने का काम। लगातार सबूत मांग रहे थे एयर स्ट्राइक का, छाती पीट पीट के सबूत मांग रहे थे ना। ये क्या गाली नहीं होता है? ये शहीदों का अपमान। अनिल सिंह की सेना में भर्ती होने का आह्वान करने से आजादी मिल गई। ये तरीका है। चलिए अनिल जी, निशिकांत जी एक लोकप्रिय चैनल पर शहीदों को गाली देने का काम करते हैं, उनका अपमान करते हैं। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। जी आप दोनों से आग्रह है कि मुद्दे पर लौटते हैं क्योंकि हम चुनावी नतीजों का आज जिक्र कर रहे हैं। किसकी ताजपोशी होने वाली है, किसके हाथ सत्ता की चाबी मिलने वाली है, आज इस पर जिक्र कर रहे हैं।
अनिल जी, झारखंड की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह आपने भी कहा कि झारखंड के कई ऐसे जो जमीनी मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस या उसके सहयोगी गठबंधन दल उठा रहे हैं, तो अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह ने उन्होंने झारखंड में चुनावी दौरे के दौरान कहा था कि झारखंड को जो घुसपैठिए है वो परेशान कर रहे हैं, वहां के आदिवासियों का हक वो छीन रहे हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन घुसपैठियों को वहां से खदेड़ा जाएगा। तो आपके हिसाब से ये घुसपैठिए कौन है जो आदिवासियों के हक को मार रहे हैं? देखिए कोमल जी, छत्तीसगढ़ में भी अमित शाह जी का सेम बयान था कि बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग आके यहाँ बस गए हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी चुटकी बजाकर उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में सारे रोहिंग्या लोगों को हम निकाल देंगे। एक नाम नहीं बता पाएंगे निशिकांत जी। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा है। मंगलसूत्र, मुजरा और भैंस की बात देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। तो ये नैतिकता जो है भाषा की, वो यहीं से स्पष्ट होती है। देखिए, जनता बहुत समझदार है। जहां बहुत सारे दल है, बहुत सारा धनबल है, बहुत सारी चीजों को प्रभावित करके कहीं कहीं लोकतंत्र को प्रभावित कर लेते हैं। पर कांग्रेस या वो लोग जो देश में लोकतंत्र को स्वस्थ करना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया के हमारे सम्माननीय साथी हो, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हो, वो और चाहे आम जनता हो, वो कहीं ना कहीं कभी कभी इनकी जहां सच उजागर हो गया इनका, या ये बेनकाब हो गए कि ये अत्याचार कर रहे हैं, अब लोकतंत्र को ये किस तरह से खत्म करने का काम करते हैं। अभी अभी विद्वान पत्रकार सिकंदर जी ने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि दल टूटे हैं। निश्चित रूप से राजनीति में नैतिकता हमेशा आहत हुई है। चाणक्य ने कहा है कि राजनीति बहुत दूषित जगह है। ये हुआ है, ये सच है। लेकिन आज जिस पैमाने पे हो रहा है, आज जिस तरह से तार तार हो रही है लोकतंत्र की व्यवस्था, जिस तरह से दलों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से एकाधिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को शत्रु माना जा रहा है, ये परंपरा पहली बार 2014 के समय से प्रारंभ हुई और ये परंपरा ये लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और निशिकांत जी इस डिबेट के बाद अगर चाय पिए और स्वस्थ चर्चा करें, वो स्वस्थ लोकतंत्र है। हम भाषा की मर्यादा का ध्यान इस डिबेट में रखें। हम एक भी शहीद ने या जिसका शायद जी इस देश के बिल्कुल अनिल जी, सही कह रहे हैं आप। निशिकांत जी क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी उनसे जवाब ले लेते हैं। जी निशिकांत जी। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। कांग्रेस की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि भारत में जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उसको एक प्लेटफॉर्म देके डाइल्यूट किया जाए। अनिल जी अपना इतिहास तो पढ़ते नहीं, दूसरे को समझाने आते। आज बोल रहे लोकतंत्र की। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता जब आशीर्वाद देती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है। राष्ट्र को क्या सुरक्षित आपको कोई करने के दिक्कत है लिए, क्या? राष्ट्र को आगे आपको बढ़ने के कोई लिए दिक्कत पैदा है हुआ, क्या? आगे बढ़े थे। एक लाइन नहीं बोलने दूंगा फिर मैं। अरे आपको आप कोई दिक्कत है डरने बताइए का पहले। प्रयास मत करिए निशिकांत जी। आपके डबल कमल इंजन ये की तरीका सरकार है क्या? से बिल्कुल नहीं कमल डरता। ये तरीका है अनिल जी क्या? एक बार निशिकांत जी की बात सुन लेते और हैं। तो जी डिबेट जो का बर्दाश्त डेकोरम करने इनको लायक पढ़ा नहीं के है, लाए। मैं करूंगा। डिबेट मुझे का आपसे जी। कोई डर नहीं। जानकारी नहीं है वो लोग। अनिल जी अगर इस तरह आप और निशिकांत जी साथ में बोलेंगे तो ना आपकी आवाज क्लियर आ पाएगी और ना आप लोगों का कोई भी पक्ष सामने आ पाएगा। तो कृपया बारी बारी बोलेंगे तो हमें भी क्लियर होगा कि कौन क्या कह रहा है, हम सुन भी पाएंगे। जी निशिकांत जी। डिबेट का डेकोरम सिखा के लाए कि जिनको भी बुलाते हैं कम से कम बुलाए। चलिए निशिकांत जी आप अपनी जी निशिकांत जी आप अपनी बात रखेंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है, जनता बायस है, कब तक चलेगा? आपके प्रोडक्ट को जनता नकार रही है लगातार। आप जिंदाबाद करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार आपको नकार रही है। उसका कारण है क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड से जनता चलने वाली नहीं है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि डिलीवर कौन कर रहा है। देश को सशक्त भारत बनाने की और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, देश में बहुत सारी चीजें बदली हैं। 2014 से 2024 में हम बैठे हैं, एक व्यक्ति गैस सिलेंडर के लाइन में नहीं लगता, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होती। विषय ये है कि जो भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस की बात हम करते हैं और जो जनता के साथ अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक हम काम करने का प्रण लेके आगे बढ़ते हैं, उस कारण जनता ने आशीर्वाद दिया है। विषय ये है कि लगातार हार के बाद भी समीक्षा नहीं करना और सिर्फ सीधा एक शब्द रट के आए हैं कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या जब आप चुनाव जीतते हैं तब नहीं होती। कर्नाटक में आपको अच्छी जीत मिली, हिमाचल में आपको जीत मिली, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बताइए जो बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो गई।
जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकारने की भी ताकत किसी में नहीं है, तो उसका परिदृश्य और परिणाम यही होना चाहिए कि हाशिए पे ही जानी चाहिए वैसी पार्टी। कांग्रेस पार्टी आज आकलन कर रही है कि शहीदों की चर्चा हम कर रहे थे। 75 हमारे सुरक्षा जवान शहीद हुए थे, कहाँ? दंतेवाड़ा में। इनका कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी का वहां जेएनयू में जश्न मना रहा था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हमको सिखा रहे हैं शहीदों का सम्मान करें। चलिए जाओ जी निशिकांत जी, यहाँ पे। निशिकांत जी, अभी आपने जो जिक्र किया विपक्ष का, जो लोकतंत्र की हत्या के बाद, तो क्या जिस तरह से अनिल जी या कांग्रेस सवाल उठाती है कि क्या विपक्ष को खत्म करना या विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में ला लेने से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? विपक्षी पार्टियों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीति से सहमत होकर नेतृत्व को स्वीकार करके कोई पार्टी में आता है। मैं एक विषय बिल्कुल क्लियर करता हूँ, किसी पे आरोप है तो उसका जांच बंद नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि पी चिदम्बरम साहब है ना आपके साथ, राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं है? 5,000 करोड़ के घोटाले और घपले में बेल पे हैं, उनको तो पुलिस अरेस्ट नहीं करे। भूपेश दाऊद स्वयं उनके सीएम सचिवालय में बैठ के, उनकी जो सौम्या चौरसिया थी जेल में अभी 2 साल से। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो आप न्यायपालिका में भरोसा नहीं करते, कार्यपालिका में भरोसा नहीं करते, जनता जनार्दन में भरोसा नहीं करते। विषय क्या है? अगर जब आप तीनों चीज पर भरोसा नहीं करते तो हिंडनबर्ग पर भरोसा कैसे होता है? क्योंकि वो आपको फंडिंग भी कर रहा है और आप उसको फंडिंग करके उसको सपोर्ट करते हैं। अनिल जी, कितनी सच्चाई है इन आरोपों पे? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे आप लोग विश्वास करते हैं, ऐसा कहना निशिकांत जी का, क्योंकि वो आपको फंडिंग करती है इसलिए वो सही लगती है आपको? कोमल जी, हमारा कहना यह है कि हिंडनबर्ग ही नहीं, कोई भी संस्था, कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया जब आरोप लगाता है, तथ्यों के साथ लगाता है, तो उस पर जांच से क्यों घबराती है भारतीय जनता पार्टी? आज अदानी पर अमेरिका में एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, और वो कह रहे हैं कि भारत के जो सोलर ऊर्जा के अधिकारी हैं, सोलर कारपोरेशन के, उनको रिश्वत दी गई है 16,000 करोड़, 22,000 करोड़, इस तरह की बात आती है। सेबी प्रमुख पर आरोप लगते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई दोषी है, जांच कराने में किस बात का डर? दूसरी बात देखिए, बहुत से राज्यों की बात निशिकांत पांडे जी ने की। इस विपरीत परिस्थिति में भी जिन राज्यों की, मैं सभी पूरी जनता को देश के प्रणाम करता हूं, लेकिन जिन राज्यों की जनता ने इस लोकतंत्र को खत्म करने के सिस्टम के खिलाफ बड़ी जागरूक लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से उनको विशेष प्रणाम है, क्योंकि वो जागरूक रहे। आज झारखंड में जो स्थिति दिख रही है वो इसी बात का संकेत है। देखिए, आरएसएस ने महात्मा गांधी को भी गाली दी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो उस समय भी बहुत बड़े विश्व नायक थे, उनको भी गाली दी कि ये फेल है, देश को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, हमको अंग्रेजों के साथ रहना चाहिए। लेकिन आखिरी में देश को आजादी मिली, तो ये इन लोगों का काम है। और अभी अभी आप सुनी होंगी, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप हैं, सारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, ऑन एयर पूछना चाहता हूं कि 5 भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें जिन पर कोई जांच चल रही हो। ऐसा कौन सा फंडा है कि सत्ताधारी दल में शामिल होते ही, जिसको मैं और आप नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और वो जैसे ही भाजपा में ज्वाइन करता है वो पाक साफ हो जाता है। 350 से ज्यादा ऐसे नेता हैं देश में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, छापे पड़े ईडी सीबीआई के, और उसके बाद ये कहते हैं हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे यहां आ गए। ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता कोमल जी, ये कौन सा सिस्टम है? किस तरह से इस ईडी सीबीआई प्रभावित कर देती है छापा मारने के बाद? ये 350 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट है। न्यूज एक्सप्रेस ने 35 नेताओं की लिस्ट छापी थी, जो बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलिए अनिल जी आपके पास लौटेंगे जी। जिन लोगों ने छापेमारी के बाद भाजपा ज्वाइन की और उनके खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई बंद हो गई। जी वाकई काफी गंभीर मामला है और इस पर चर्चा करना भी बनता है। फिलहाल सिकंदर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार लोकतंत्र की हत्या, काफी जो अहम लाइन जो हमें बार बार सुनने को मिलती है, चाहे विपक्ष हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, लोकतंत्र की हत्या ये क्या होती है और ये किस तरह से, मतलब लोकतंत्र की हत्या को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या विपक्ष के नेता अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं दूसरी पार्टी, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? क्या मतलब, क्या इसे आसान भाषा में समझाएंगे हमारी जनता को? राजनेता क्या कहते हैं, मुझे उससे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि अपने अपने लाभ के हिसाब से परिभाषा गढ़ ली जाती है। लोकतंत्र में अशिक्षित व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, कोई भी जो है वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पद पर जा सकता है।
ये भी हमारे यहाँ लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति जेल में बैठकर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसी लोकतंत्र में जेल के कैदी वोट नहीं दे सकते हैं। ये भी एक सत्य है। ये भी सत्य है कि दल बदल होते हैं। अब दल बदल में दिल कितने बदलते हैं, ये बात की बात है। राजनेता हमेशा लाभ के लिए इधर से उधर होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये दल बदल नहीं, अगर ऐसा होता तो दल बदल कानून देश में नहीं लाना पड़ता, क्योंकि जो संविधान बना था उसमें दल बदल कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में दल बदल कानून आना, क्योंकि बड़ी संख्या में दल बदल होते थे, कराए जाते थे, किए जाते थे, और वो सब होता था निजी हितों के लिए। वो होता था सारा राजनीतिक हितों के लिए, अपने लाभ के लिए। धीरे धीरे देश में जब निजी हित हावी होता गया और नेता अपने अपने दल बनाते चले गए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टी इस समय है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर एक कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, अब सफाया लगभग हो गया, उनका देश में नाम निशान नहीं है। लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनके नेता अपने हितों की रक्षा के लिए या अपना अहम बनाए रखने के लिए अलग अलग दल बनाकर बैठे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या इसमें कहा कैसे जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जो दल बदलता है वो कहता है कि हम उस जगह अपने को असहज महसूस कर रहे थे, जब वो वापस आता है तो कहता है हम घर में वापस आ गए। ये कैसा लोकतंत्र है? जी, इसमें किसी की सिकंदर कोई जी, हत्या जी, नहीं हो रही है। जी जी, लोकतंत्र की। महाराष्ट्र में जो फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर लेकर जो महाविकास आघाड़ी जो पिछड़ रहा है उसको लेकर शिवसेना नेता जो है संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की राय नहीं है, ये फैसला लिया गया है, यानी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसमें गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, दो चीज़ें। पहले मुझे याद है कि स्वस्थ लोकतंत्र में जब तक वाजपेयी का दौर भी था उस समय तक, बाद में बहुत बदलाव हुआ, दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष में दोनों में बदलाव हुआ। वाजपेयी कहा करते थे कि जो पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं वो सीटें गिनती हैं, जो हार जाती हैं वो मत का प्रतिशत देखती हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इधर पिछले 10-12 साल से मोदी जी के बनने के बाद सरकार के भी रवैये में बदलाव आया है और विपक्ष भी जो है अपने उनके रवैये में भी जो मर्यादाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब चुनाव हारते ही, जो चुनाव हारता है तो विपक्ष में ये मैं परंपरा लगातार देख रहा हूँ कि वो जो है सीधे सीधी उसको जनमत को स्वीकार करने की बजाय, जनमत तो पहले भी होते थे, जनसंघ जैसी पार्टियां होती थी, बीजेपी कभी 2 सीटें भी जीत कर रही, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को ये कहते हुए नहीं देखा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये कोई तरीका नहीं हुआ। जनता आपको वोट दे रही है। आप झारखंड में अगर जीत रहे हैं, अगर आप कर्नाटक में जीत रहे हैं, अगर आप हिमाचल में जीत रहे हैं, बीजेपी अगर यहाँ जीत रही है, उत्तराखंड में जीत रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में जीत रही, ये जनमत है। जनमत जो है वो इस आधार पे होता है कि स्थानीय नेता या वहाँ की सरकार या उसकी पार्टी किस पर जनता भरोसा करती है, इस पे जनमत होता है। कोई मतदान करने के लिए अब जो बात होती है खरीदी गई मशीनरी का दुरुपयोग किया, क्या मतदान मशीनरी करती है? क्या मतदान सीबीआई करती है? क्या मतदान ईडी करती है? ऐसा नहीं होता है। मतदान अंततः जनता ही करती है और ईवीएम पर बटन दबाने का काम भी जनता ही करती है। फिर हम इस तरह से कहना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसका मतलब है कि हम जनमत का अपमान कर रहे हैं। हमें जनमत का अपमान नहीं करना चाहिए। जनता ने वोट दिया है। संजय राउत चाहे जो भी कहें, क्या वोट देने के लिए कोई वहां पर एजेंसी लगी थी? लाइन लग के लोगों ने वोट दिया है। जी, आपके पास लौटेंगे। जी, का प्रयास जिस ढंग से हो रहा है, ये राजनीति के लिए और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। निशिकांत जी, आप जवाब देंगे क्योंकि संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चुनावी क्षेत्रों में नोटों की मशीन लगाई गई है, यानी लोगों को बहकाया गया है, यानी लोगों का फैसला कुछ और था लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा संभावना संजय राउत ने जताई है। क्या कहेंगे? कोमल जी, सिकंदर जी ने बहुत अच्छा एलोब्रेट किया। एक्चुअली मतलब जब तक आपको जीत मिलती है तभी लोकतंत्र स्वस्थ है और लोकतंत्र की जीत। देखिए, हारना मतलब कायरो के बस का, मतलब वो स्वीकृति जो है कायरो के बस की नहीं है। वो जो ताकतवर होते हैं वही उसकी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, जनता ने हमको क्यों नकारा। जैसे हम छत्तीसगढ़ में 2019 में चुनाव, 18 में चुनाव हारे, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया और बाउंस बैक किया, और सिर्फ छत्तीसगढ़ बाउंस बैक नहीं किया, मध्य प्रदेश को रिटेन किया, राजस्थान बाउंस बैक किया,
तो स्थिति ये होती है कि जनता के बीच में आपको जाना होता है और आपको आप में कमियां हो सकती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन जनता के बीच में जाके उस विश्वास को अर्जित करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। अब जिस पार्टी का ना कार्यकर्ता है ना नेतृत्व करता है, आप देखिए जो सिकंदर जी ने बात कही, वास्तविकता में शरद पवार कब अलग हुए थे कांग्रेस से, ममता बनर्जी कब अलग हुई, कर्नाटक का साउथ का जो कांग्रेस बना वो कब अलग हुआ, या लालू यादव, मुलायम यादव, ये सब कब कांग्रेस से ही अलग होके या उन्हीं के विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई थी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जीत जाती हैं ऐसी पार्टियां और फिर वही कांग्रेस के गोद में बैठ जाती हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या का सिंबॉलिक एक वो निशान माना जाना चलिए चाहिए। जी, निशिकांत जी, जी अनिल जी, आपसे सवाल है। महाविकास अघाड़ी के पिछड़ने पे जो संजय राउत का बयान सामने आया है, उससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ठीक रहा, या तो ईवीएम पे फूटेगा या फिर कहा जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहेंगे इसे लेके? देखिए कोमल जी, मैं पूरी तरह से असहमत हूं सिकंदर जी से। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जो मर्यादाएं थी वो जी, मर्यादाएं अब तार तार हो गई हैं। सिर्फ इस बात से सहमत हूं। 2014 के बाद परिदृश्य बदला, और 2014 की भी बात कर लीजिए आप। कांग्रेस 10 सालों में सरकार में थी, और 2014 का आप निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अपेक्षा लगभग 30 से 40 गुना अधिक खर्च किया। 10,000 करोड़ की तो सिर्फ 3D सभाएं हो गई। वो कौन सा चंदा आया? कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने धन बल से देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया? वो चिंता का विषय तो है। उसके बाद आप देखिए कि क्या एजेंसियों का उपयोग, क्या लोकतंत्र में धन बल का उपयोग नहीं किया जा रहा है? निश्चित रूप से जनमत का सम्मान होना चाहिए, हम करते भी हैं। पर क्या जनमत निष्पक्ष होने पा रहा है? क्या हम आज की डेट में ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे बंदूक दिखाकर, परिधान को देखकर कुछ धर्म विशेष के लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है? क्या हम नहीं जानते कि बिलासपुर, रायपुर जैसे छोटे शहरों में भी जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है, वहां पैसा बांट के एक रात पहले ही स्याही लगा दी जाती है? क्या हम नहीं जानते कि चुनाव आयोग को जितनी शिकायतें सत्ता पक्ष करता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, और विपक्ष चिल्लाते रहे उस पर कुछ नहीं होता है? क्या संवैधानिक संस्थाएं और केंद्रीय एजेंसियां वो अनुकूल वातावरण जनमत के लिए दे पा रही हैं जो अनुकूल वातावरण लोकतंत्र में होना चाहिए, या 14 से पहले था? ये सब एक सवाल तो है। जी, वाकई अनिल जी, सवाल तो ऐसे कई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल जो हम देखते हैं, लोकतंत्र की हत्या, इस पर वाकई गंभीर मुद्दा और इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी, क्योंकि शुरुआती रुझान के अनुसार जो भी रिजल्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और इसके साथ ही शाम तक तस्वीर और भी क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन जीत हासिल कर रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं दंगल 2024, और महाराष्ट्र झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका आज रिजल्ट जारी हो रहा है, और आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी ताजपोशी होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा।